Meenu Jain, Associate Professor and Head Department of Economics, DAV College for Girls, Yamunanagar. Today the topic is Classical Theory of Employment and Output. Different classical economists, Adam Smith, Ricardo, J.B. Say के व्यूज को इंटीग्रेट किया गया है क्लासिकल थ्योरी में. क्लासिकल थ्योरी किसी एक इकोनॉमिस्ट की थ्योरी नहीं है. What does it state? The classical theory states that full employment is a normal feature of a capitalist economy. Any deviation from it is considered abnormal and will be for the short period. इस थ्योरी में एक बताया गया है कि पूर्ण रोजगार जो है वो एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की एक नॉर्मल कंडीशन है. अगर ये नॉर्मल कंडीशन नहीं पाई जाती तो उसे एबनॉर्मल कंडीशन कहा जाएगा और वो शॉर्ट पीरियड के लिए होगी. क्लासिकल थ्योरी rules out the possibility of involuntary unemployment in the economy. इकोनॉमी में involuntary unemployment नहीं होगा, full employment पाया जाएगा. उस समय involuntary unemployment नहीं होगा. Involuntary unemployment means people are willing to work but they don't get the work. मैं काम करना चाहती हूं, मुझे काम नहीं मिल रहा. इस सिचुएशन को इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाएगा. What is full employment? Full employment is a situation in which all those who want to work, they get the work without any difficulty at the existing wage rate. Full employment में जो लोग काम करना चाहते हैं उनको आसानी से बिना मुश्किल के काम मिल जाता है. हम सब काम करना चाहते हैं, एग्जिस्टिंग वेज रेट पर हमें काम मिल जाता है. इस सिचुएशन को फुल एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है. अगर फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो इकोनॉमिक सिस्टम में टेंडेंसी पाई जाती है टू प्रोवाइड फुल एम्प्लॉयमेंट. अगर फुल एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में नहीं है तो इकोनॉमिक सिस्टम में टेंडेंसी है, कैपेबिलिटी है फुल एम्प्लॉयमेंट को प्रोवाइड करने की. कैसे? इनविजिबल हैंड विल ऑपरेट, देयर विल बी फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस. जब अनएम्प्लॉयमेंट, कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में? Some types of unemployment may be there. कौन कौन से हो सकते हैं? Voluntary unemployment. Voluntary unemployment किसे कहा जाता है? मैं काम करना चाहती हूं, नहीं, मेरा मन नहीं है काम करने का, उसे voluntary unemployment कहा जाता है. People are not willing to work. Voluntary unemployment के साथ साथ structural unemployment और फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है. क्लासिकल थ्योरी कुछ assumptions पर बेस्ड है. नंबर 1, laissez-faire capitalist economy. It means there will be no state interference. स्टेट क्या करेगी? इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करेगी. लॉ एंड ऑर्डर ही स्टेट के द्वारा मेंटेन किया जाएगा. सेकेंड assumption is wages, interest and prices, they are flexible. wages, prices, interest इनमें चेंज होगा, रिजिड नहीं है. Perfect competition prevails in good and labor market. परफेक्ट कंपटीशन पाया जाता है गुड मार्केट में और लेबर मार्केट में. टोटल आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी इज डिवाइडेड बिटवीन कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. इकोनॉमी का आउटपुट कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट में डिवाइड किया जाता है. कैपिटल स्टॉक and technological knowledge, they are constant
in the short period. Short period में capital stock और technological knowledge constant रहते हैं. Economy closed है. Closed economy means there will be no effect of foreign trade on the economy. The classical theory assumes long run. Money wages and real wages, they are directly related. Money wages और real wages directly related हैं. It means अगर money wages बढ़ती हैं तो real wages भी बढ़ जाएंगी. अगर money wages कम होती हैं तो real wages भी कम हो जाएंगी. Last assumption is money is only a medium of transaction. पॉकेट मनी से कैंटीन में समोसा खरीदा, दैट इज मीडियम ऑफ ट्रांजैक्शन. नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि क्लासिकल थ्योरी में आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट का जो डिटर्मिनेशन है वो डिफरेंट मार्केट्स में होता है. द डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इन क्लासिकल थ्योरी occurs in labor market, good market and money market. What is the core of classical theory? JBC's law of market is the core of the classical theory of employment. JBC क्या कहते हैं? JBC कहते हैं supply creates its own demand. कि जब हम किसी प्रोडक्ट की सप्लाई करते हैं तो वो डिमांड खुद ही क्रिएट कर लेता है. कैसे? फॉर एग्जाम्पल, मैं एंटरप्रेन्योर हूं, लेबर और दूसरे फैक्टर्स के साथ मैंने पेन बनाए. जब मैंने पेन का प्रोडक्शन किया तो फैक्टर्स को मैंने उनकी सर्विसेज के बदले में पेमेंट की. वो पेमेंट जो है उन फैक्टर्स की इनकम है जो कि वो मार्केट में जाके जो प्रोडक्ट मैंने बनाया उस पे खर्च करेंगे. तो द वेरी एक्ट ऑफ सप्लाइंग गुड्स मीन्स डिमांड फॉर देम. इन दिस वे सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड. जब सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड तो इकोनॉमी में ना तो ओवर प्रोडक्शन होगा और ना ही इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट होगा. शॉर्ट पीरियड में पॉसिबिलिटी हो सकती है ओवर प्रोडक्शन हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, बट देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ ओवर प्रोडक्शन एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन द लॉन्ग रन. लॉन्ग रन में कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी अनएम्प्लॉयमेंट की एंड ओवर प्रोडक्शन की. डिटर्मिनेशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट. आपको मालूम है आउटपुट जो है वो किस पे डिपेंड करता है? वॉल्यूम ऑफ आउटपुट डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कैपिटल, लैंड, लेबर एंड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन. इनपुट एंड आउटपुट के रिलेशन को क्या कहा जाता है? प्रोडक्शन फंक्शन. तो प्रोडक्शन फंक्शन ये दिया गया है कि प्रोडक्शन P, प्रोडक्शन इज अ फंक्शन ऑफ L, K, N एंड T. N जो है वो लेबर है, K कैपिटल है, L लैंड है, T टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन है. शॉर्ट पीरियड में लेबर इज अ वेरिएबल फैक्टर, बाकी सब फैक्टर्स क्या हैं? फिक्स्ड फैक्टर्स हैं. तो प्रोडक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है? प्रोडक्शन लेबर पे डिपेंड कर रहा है. P इज अ फंक्शन ऑफ N. डायग्राम में आप देखो O Y एक्सिस पे हमने क्या लिया है? आउटपुट. एंड O X एक्सिस पे हमने क्या लिया है? एम्प्लॉयमेंट. O S कर्व जो है वो क्या है? प्रोडक्शन फंक्शन. तो अभी मैंने आपको बताया था OS को प्रोडक्शन फंक्शन. प्रोडक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है? लेबर पे. अब आप देखो जब लेबर हमने नहीं लगाया
जब लेबर जीरो है तो प्रोडक्शन भी जीरो है। लेबर की क्वांटिटी जैसे जैसे हम इंक्रीज कर रहे हैं, प्रोडक्शन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। पर देखो आप, एन से N1 किया, प्रोडक्शन P से P1 हुआ, और जब मैंने N1 से N2 किया, प्रोडक्शन कितना हुआ? P2। तो प्रोडक्शन इंक्रीज तो कर रहा है, बट एट अ डिमिनिशिंग रेट। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर। लेबर मार्केट में इक्विलिब्रियम कहां पर होगा? लेबर मार्केट में इक्विलिब्रियम वहां पर होगा, उस रियल वेजेस पे होगा जहां पर डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर दोनों इक्वल हैं। डायग्राम में आप देखो, डिमांड फॉर लेबर कहां से आ रहा है? डिमांड फॉर लेबर, डिमांड फॉर लेबर जो है आप देखो कैसे है, डिक्रीजिंग फंक्शन है डिमांड फॉर लेबर। ये देखो ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है कि जब रियल वेजेस कम होंगी तो लेबर की डिमांड ज्यादा होगी। जब रियल वेजेस कम है, लेबर की डिमांड ज्यादा है। हाई रियल वेजेस पर लेबर की डिमांड क्या है? कम है। अब मैं एंटरप्रेन्योर हूं। एंटरप्रेन्योर क्या सोचता है कि जब लेबर सस्ता होगा, जब वेजेस कम होंगी, तो उसकी ज्यादा क्वांटिटी तभी खरीदी जाए ताकि उसके प्रॉफिट्स ज्यादा हों। यहां पर व्हाट इज रियल वेज रेट? फॉर एग्जाम्पल, लेबर की वेजेस 200 हैं, तो सिंप्लिसिटी के लिए मैं एज्यूम करती हूं कि लेबर की वेजेस जो है वो कितनी है? 20 है। कैंटीन में जाके मैं 2 समोसे खरीद लेती हूँ, 1 समोसे की प्राइस 10 रुपीज है, तो मनी वेजेस 20 रुपीज है, और रियल वेजेस क्या है? 2 समोसास। अब इस डायग्राम में देखो सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व देखो कैसे जा रहा है? इंक्रीजिंग फंक्शन है रियल वेजेस का। इसका क्या मतलब है कि जब वेजेस ज्यादा हैं तो वर्कर्स ज्यादा काम करना चाहते हैं, ज्यादा वर्कर्स अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं, और जब वेजेस कम हैं, रियल वेजेस जब कम है, तो कम लोग काम करना चाहते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग क्या देखेंगे? डिमांड फॉर कर्व, डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर कर्व। डिमांड का भी हमने बनाया था, ये डाउनवर्ड स्लोप, सप्लाई कर्व ये अपवर्ड स्लोप। ई पॉइंट पे आप देखो, ई पॉइंट पर डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर क्या है? दोनों इक्वल है। लेबर मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम। अब आप देखो ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर। ए पॉइंट पर क्या है? लेबर कम है और सप्लाई ज्यादा है। डिमांड फॉर लेबर कम है और सप्लाई ऑफ लेबर ज्यादा है। ज्यादा लोग काम करना चाहते हैं और डिमांड कम है, तो अल्टीमेटली क्या होगा? वेजेस कम हो जाएंगी। अब जी पॉइंट पर देखो और एच पॉइंट पर देखो। एच पॉइंट पर डिमांड फॉर लेबर ज्यादा है और जी पॉइंट पर सप्लाई ऑफ लेबर कम है। तो लेबर की डिमांड ज्यादा है तो अपने आप क्या होगा? वेजेस जो हैं वो बढ़ जाएंगी और इकोनॉमी में, लेबर मार्केट में ई पॉइंट री एस्टैब्लिश हो जाएगा, इक्विलिब्रियम अपने आप आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है तो की क्या है फुल एम्प्लॉयमेंट की? द की टू फुल एम्प्लॉयमेंट इज अ फ्लेक्सिबिलिटी इन प्राइस एंड वेजेस। फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है प्राइसेस एंड वेजेस में। फ्लेक्सिबल प्राइस वेज पॉलिसी है, दैट इज द की टू फुल एम्प्लॉयमेंट। जब मनी वेजेस को रिड्यूस किया जाता है, तो आपको मालूम है लेबर एक फैक्टर है। जब हम मनी वेजेस को कम करते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी, कॉन्सिक्वेंटली प्राइसेस भी कम हो जाएंगी। प्राइसेस के फॉल करने पर
मनी वेजेस ऑलरेडी फॉल हो गई, प्राइसेस भी कम हो गई, तो रियल वेजेस भी कम हो जाएंगी। और रियल वेजेस के कम होने पर क्या होगा? मोर वर्कर्स की डिमांड हो जाएगी। तो इस तरह से क्लासिकल थ्योरी कहती है कि जब रियल वेजेस कम हो जाएंगी तो डिमांड फॉर लेबर इंक्रीज होगा और फुल एम्प्लॉयमेंट को हम अचीव कर सकते हैं। अब हम देखेंगे गुड मार्केट इक्विलिब्रियम। Good market is in equilibrium when saving is equal to investment. Good market कब संतुलन में होगी? जब savings और investment both will be equal. Full employment level पर इकोनॉमी में total demand equals total supply. टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई भी जो है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर दोनों इक्वल होंगे। अब इनकम का हम क्या करते हैं? आपने घर में देखा होगा, इनकम हम खर्च करते हैं और इनकम का वो पार्ट जो हम खर्च नहीं करते, जो हम स्पेंड नहीं करते, दैट पार्ट इज सेव्ड। तो क्लासिकल थ्योरी में ये कहा जाता है जो सेविंग की जाती है उसको ऑटोमेटिकली क्या कर दिया जाता है? ऑटोमेटिकली उसको इन्वेस्ट कर दिया जाता है। इसलिए सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट दोनों इक्वल होंगे। अगर दोनों इक्वल नहीं हैं, देन व्हाट विल हैपन? किसमें चेंज होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज होगा, जो कि सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट की क्वालिटी लेकर आएगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि सेविंग्स जो है वो किसका फंक्शन है? रेट ऑफ इंटरेस्ट का। इन्वेस्टमेंट भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। सेविंग्स पॉजिटिव फंक्शन है और इन्वेस्टमेंट डिक्रीजिंग फंक्शन है रेट ऑफ इंटरेस्ट का। व्हाट डज इट मीन? जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होंगी तो सेविंग्स भी ज्यादा होंगी, बट इन्वेस्टमेंट कम होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी सेविंग्स को खर्च करती हूँ, अपनी इनकम को, इनकम का कुछ पार्ट मैं सेविंग्स के लिए यूज करती हूँ। रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है तो मैं क्या सोचती हूँ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, मैं कम खर्च कर लूं, ज्यादा सेविंग्स में कर लूं, ताकि सेविंग्स पे जो रिटर्न मिल रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में, उससे मुझे इनकम ज्यादा आएगी। तो इस तरह की साइकोलॉजी इकोनॉमी में पाई जाती है कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा तो लोग ज्यादा सेविंग्स करेंगे। पर अगर मैं एंटरप्रेन्योर हूं तो मैं क्या सोचूंगी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, तो इस समय मुझे कैपिटल गुड्स इन्वेस्टमेंट करना बहुत महंगा होगा। तो मैं किसकी वेट करूंगी? रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाए उस समय मैं इन्वेस्ट करूंगी। लोअर द रेट ऑफ इंटरेस्ट, लोअर विल बी द सेविंग्स, बट हायर विल बी द डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट। और उससे ऊपर आपको मैंने बताया था, हायर द रेट ऑफ इंटरेस्ट, हायर विल बी द सेविंग्स, लोअर विल बी द इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि अगर इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स में इक्वालिटी नहीं पाई जाती तो क्या होगा? आप देखो, ये आपका इन्वेस्टमेंट फंक्शन है, ये आपके इस तरह से सेविंग फंक्शन है, और आपको दिखाई दे रहा है ई पॉइंट पर बोथ कर्व्स इक्वल हैं। ई पॉइंट पर इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम है। अब ना ए और बी पॉइंट पर आप देखो, बी पॉइंट पर सेविंग्स आर मोर देन इन्वेस्टमेंट। सेविंग्स बहुत है बट डिमांड कम है, तो क्या होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे आ जाएगी। सी एंड डी पॉइंट पे आप देखो कि इन्वेस्टमेंट ज्यादा है और सेविंग्स कम है, तो क्या होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होगी और ई पॉइंट पर इक्विलिब्रियम जो है वो री एस्टैब्लिश हो जाएगा। नाउ मनी मार्केट, मनी मार्केट is in equilibrium when demand for money equals supply of
money. Demand for money equals supply of money. Aggregate demand should equal aggregate supply. Money market में MV is equal to PT. This is explained by quantity theory of money. M क्या है? Money supply, V velocity, P prices, T transactions. Transactions मैंने ऑलरेडी आपको बताया. कैंटीन में जाके समोसा खरीदा, that is a transaction. समोसे की प्राइस इज 10 रुपीज, that is a P. मनी सप्लाई M, जो तुमने 100 रुपीज एंड 500 का नोट दिया, that is a money supply. और V वेलोसिटी का मतलब है आपके पेरेंट्स ने पॉकेट मनी के रूप में आपको 100, 500, 1000 के जो नोट्स दिए और आपने जाके कैंटीन वाले को दिए वो नोट और कैंटीन वाले ने आगे जाके ग्रोसरी वाले को दिए, तो हाउ मेनी टाइम्स अ नोट सर्कुलेट्स, इसको वेलोसिटी ऑफ मनी कहा जाता है. इसके लिए डिफरेंट फॉर्मूला है. यू कांट राइट ऑन द नोट कि कहाँ हमारा नोट चला गया. वेलोसिटी हम लोग कि डिफरेंट फॉर्मूला से वी कैन कैलकुलेट. तो अब क्या है, इकोनॉमी में V वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, T कांस्टेंट रहता है, तो किसके बीच में रिलेशन है? मनी सप्लाई और प्राइसेस के बीच में डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप पाया जाता है. डायग्राम में हम देखेंगे. M ओ वाई एक्सिस पे आपको क्लियर हो गया, आउटपुट है. ओ एक्स एक्सिस पे प्राइस है, ओ वाई पर आउटपुट है. और ये एम वी जो है आप देखो, इसमें क्या है? आउटपुट एंड पी प्राइस है. ये कर्व है और यहाँ पे नीचे पी प्राइस है और ये आउटपुट है. अब मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है. मनी सप्लाई के इंक्रीज होने पर देखो आउटपुट में कोई चेंज नहीं हो रहा. किसमें चेंज हो रहा है? P से P1 प्राइसेस में चेंज हो रहा है. नेक्स्ट स्लाइड में क्लासिकल मॉडल ऑफ एम्प्लॉयमेंट. फर्स्ट जो हमने ऑलरेडी स्लाइड्स में कर लिया है, इसको मैंने इंटीग्रेट कर लिया है. सबसे पहले मैंने आपको बताया प्रोडक्शन किस पे डिपेंड करता है? लेबर पर. प्रोडक्शन इज अ फंक्शन ऑफ लेबर. नेक्स्ट में मैंने आपको बताया सप्लाई ऑफ लेबर किस पे डिपेंड करती है? रियल वेजेस पे. नेक्स्ट में आपको बताया डिमांड फॉर लेबर रियल वेजेस पे डिपेंड करता है. और लेबर मार्केट में इक्विलिब्रियम कब होगा? जहां पर डिमांड फॉर लेबर और सप्लाई ऑफ लेबर बोथ विल बी इक्वल. नेक्स्ट, गुड मार्केट में सेविंग्स इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करती हैं. इन्वेस्टमेंट भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, सेविंग्स भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करती हैं. गुड मार्केट इक्विलिब्रियम कहां पर होगा? जहां पर सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट बोथ विल बी इक्वल. मनी मार्केट में आप देखो एम वी इज इक्वल टू पी टी. प्राइसेस जो हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं? मनी सप्लाई पर. मनी सप्लाई के बढ़ने पर प्राइसेस बढ़ जाती हैं. नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे डायग्राम कि उसमें हम देखेंगे क्लासिकल थ्योरी को कि सभी मार्केट्स में कैसे इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है. आप देखो ये प्रोडक्शन फंक्शन मैंने आपको ऑलरेडी बताया था. अब हम इकोनॉमी में कितने लेबर्स को लगाएंगे ये हमें कहां से पता चलेगा? लेबर मार्केट में, जहां पर डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर जहां पर इक्वल हैं. फॉर एग्जाम्पल ये 3 लेबर्स हैं, तो कितने लेबर लगेंगे इकोनॉमी में? 3. और आउटपुट कितना होगा यहां पर? तो इस आउटपुट पे कितनी मनी सप्लाई है ये आपको एमवी कर्व ये बताएगा. और आपकी जो प्राइसेस जो हैं वो इतनी हैं और प्राइसेस इतनी हैं, मनी वेजेस इतनी हैं. गुड मार्केट में क्या होगा? गुड मार्केट में ये इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स फंक्शन है और इस ई पॉइंट पर इक्विलिब्रियम है. ये है फुल इक्विलिब्रियम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट. अब इसमें क्या होता है? अब इसमें देखो इस डायग्राम में जो है मनी सप्लाई में चेंज हो जाता है. मनी सप्लाई में चेंज होने पर क्या हुआ? अब देखो आउटपुट में तो कोई चेंज नहीं होगा. मनी सप्लाई में चेंज होने पर किस में चेंज होगा? आई टोल्ड यू कि प्राइसेस में चेंज होगा.
प्राइसेस में चेंज होने पर देखो आप ये सारा का सारा इकोनॉमी में क्या हो जाएगा, डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो इकोनॉमी में ऑटोमेटिकली मार्केट फोर्सेस ऑपरेट करेंगी और फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव हो जाएगा। क्लासिकल थ्योरी को केन्स ने क्रिटिसाइज किया है। तो सबसे पहले है सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। इसको अनरियलिस्टिक कहा गया है। आपने मार्केट में भी देखा होगा, बहुत सारी सप्लाई, बहुत सारी गुड्स शॉप्स पे, किसी कॉर्नर पे सेल भी लगा होता है, उसके बाद भी वहां पर बहुत सारी गुड्स ऐसी हैं जिसकी डिमांड नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है? होल इनकम इज नॉट स्पेंड ऑन कंजम्पशन। लॉर्ड केन्स कहते हैं कि सारी की सारी इनकम कंजम्पशन पे खर्च नहीं की जाती, हम सेविंग्स कर लेते हैं। सेविंग्स करने के बाद क्या होता है? दैट रिजल्ट्स इन डेफिशिएंसी ऑफ एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है और इकोनॉमी में क्या होगा? ओवर प्रोडक्शन। सो ऑल दैट इज प्रोड्यूस्ड इज नॉट सोल्ड। सेकेंड पॉइंट है क्रिटिसिज्म का। पीछे अभी हमने किया कि एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना है तो हमें किसे कम करना होगा? रियल वेजेस को हमें कम करना होगा। मनी वेजेस कम कर देंगे, प्राइसेस कम कर देंगे, रियल वेजेस कम हो जाएंगी एंड एम्प्लॉयमेंट कैन बी इंक्रीज। बट लॉर्ड केन्स कहते हैं कि वेजेस को कम करके हम एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज नहीं कर सकते। कैसे? उन्होंने कहा जब हम, ये ठीक है कि जब हमने वेजेस कम की, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई, प्राइसेस कम हो गई, इस तरह से लेबर की डिमांड ज्यादा हो जाएगी। पर लॉर्ड केन्स कहते हैं कि जो लेबर की जो वेजेस हैं वो उसकी इनकम है। अगर वेजेस कम हो जाएंगी तो लो इनकम हो जाएगी उनकी। लेस इनकम मीन्स लेस डिमांड, और लेस डिमांड का मतलब है लेस एम्प्लॉयमेंट। थर्ड पॉइंट है, क्लासिकल थ्योरी में हमने बताया कि फुल एम्प्लॉयमेंट जो है वो एक नॉर्मल फीचर है। लॉर्ड केन्स कहते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट जो है वो नॉर्मल फीचर नहीं है, रादर वो एबनॉर्मल फीचर है। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम जो है दैट इज अ नॉर्मल फीचर अकॉर्डिंग टू लॉर्ड केन्स। जब फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है तो हमने क्या बताया कि मार्केट फोर्सेस अपने आप ऑपरेट करती हैं और इक्विलिब्रियम री एस्टैब्लिश हो जाता है और स्टेट को इंटरफेयर नहीं करने की जरूरत पड़ती है। बट लॉर्ड केन्स कहते हैं ऑटोमेटिकली कोई एडजस्टमेंट नहीं होती है। स्टेट को इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना होगा, इंटरफेयर करना होगा अगर फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं पाया जाता है। उन्होंने कहा कि जब ग्रेट डिप्रेशन हुआ 1929 में, उस समय मार्केट फोर्सेस जो हैं वो फुल एम्प्लॉयमेंट को अचीव नहीं कर पाए। मनी is not merely a whale। अभी आपको मैंने पीछे बताया था कि मनी जो है सिर्फ एक ट्रांजैक्शन के लिए यूज होता है, बट मनी जो है वो स्टोर ऑफ वैल्यू भी है। पॉकेट मनी मिले खर्च ही नहीं करते, उसको बचा के भी रखते हो। तो मनी इज एन एक्टिव फैक्टर, मनी इज नॉट merely a whale। मनी also serve as a store of value। सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, अभी हमने क्लासिकल मॉडल में किया था। सेविंग्स इंटरेस्ट पे डिपेंड करती हैं, इन्वेस्टमेंट भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। पर लॉर्ड केन्स कहते हैं सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट दे आर नॉट इंटरेस्ट इलास्टिक। सेविंग्स किस पे डिपेंड करती हैं? इनकम पर। मोर इनकम मीन्स मोर सेविंग्स। इन्वेस्टमेंट किस पे डिपेंड करता है? इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ साथ
मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट है क्रिटिसिज्म का कि क्लासिकल थ्योरी जो है वो लॉन्ग पीरियड के बारे में बात करती है, शॉर्ट पीरियड के बारे में बात नहीं की जाती है। क्लासिकल थ्योरी इग्नोर्स द प्रॉब्लम ऑफ शॉर्ट पीरियड। लॉर्ड केन्स कहते हैं कि शॉर्ट पीरियड भी इंपॉर्टेंट है, इट इज ऑफ ग्रेटर सिग्निफिकेंस देन लॉन्ग पीरियड। लॉर्ड केन्स कहते हैं इन द लॉन्ग रन वी आर ऑल डेड। तो लॉन्ग पीरियड भी इंपॉर्टेंट है, बट लॉन्ग पीरियड के साथ साथ हमें शॉर्ट पीरियड को भी देखना है। रियल वेजेस और मनी वेजेस, इसमें क्या बताया था रिलेशन? डायरेक्ट रिलेशन एंड प्रोपोर्शनल रिलेशन। मनी वेजेस बढ़ेंगी तो रियल वेजेस बढ़ेंगी, बट लॉर्ड केन्स कहते हैं कि मनी वेजेस और रियल वेजेस में डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप नहीं। कौन सा रिलेशनशिप है? इनवर्स। मनी वेजेस जब कम होती हैं तो रियल वेजेस बढ़ जाती हैं। ठीक है। मोर ओवर जो लेबर है वो मनी वेजेस के बारे में ही सोचता है, रियल वेजेस के बारे में वो नहीं सोचता। अगर आपकी पॉकेट मनी बढ़ गई है तो आप खुश होते हो कि मेरी पॉकेट मनी 500 से 1000 रुपीज हो गई है। आप ये नहीं सोचते कि कितने समोसे आपको वहां कैंटीन से आप खरीद पाओगे अपनी मनी वेजेस से। तो जो लेबर है वो मनी वेजेस के बारे में ही सोचता है, रियल वेजेस के बारे में नहीं सोचता। उसके बाद आपके पास है कि ट्रेड यूनियंस पाई जाती हैं। ट्रेड यूनियंस पाई जाती हैं जो वेज कट को सपोर्ट नहीं करती। वेज कट करना बहुत आसान नहीं होता। तुम्हारी पॉकेट मनी कम हो जाए, इट्स नॉट इजी फॉर द पेरेंट्स। ठीक है, बढ़ जाएगी तो ठीक है। तो ऐसी ट्रेड यूनियन वेज कट के फेवर में कभी भी नहीं होती हैं। It was all about classical theory. Thank you.